Good morning, class 6th students. Welcome again to your social studies classes, that is your SST classes. Okay class, so in your SST subject we have completed up till chapter number 16. ठीक है बच्चों, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 16 तक अपने कोर्स को कंप्लीट कर लिया है and we are going to move further now. So today we are going to start a new chapter and that is chapter number 17 and we will be studying about Maurya dynasty in this chapter. Okay, so let's start this chapter. So for this everyone should open the book and come to page number 170. Come to page number 170. हम लोग इस चैप्टर को शुरू करने वाले हैं और हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, मौर्य डायनेस्टी के बारे में। चलो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर ले पहले। देखो क्या लिखा है, इन कोर्स ऑफ टाइम जनपद्स कॉन्ट्रोल्ड द नेबरिंग टेरिटरीज। तो हम लोगों ने पिछले चैप्टर में चैप्टर नंबर 16 में पढ़ा था ना जनपद्स के बारे में, महाजनपद्स के बारे में। हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से वो जनपद्स छोटे छोटे थे जहाँ पे लोग रहते थे, फिर वो जब ढेर सारे जनपद्स मिल जाते थे तो उनको हम लोग महाजनपद्स के नाम से जानते थे और 16 महाजनपद मेनली हुआ करते थे। तो क्या हुआ, अब जनपद्स जो थे उन्होंने जीत लिया अपनी नेबरिंग टेरिटरीज को, जो आस पड़ोस की टेरिटरीज थी उनको उन्होंने उस पर विजय हासिल कर ली। दे सेट अप महाजनपद्स। फिर उसी तरीके से जब उन्होंने जीता, फिर उसके बाद उन्होंने नेबरिंग टेरिटरीज को जीता, अपने नेबरिंग टेरिटरीज को उन पर अपना उसको कॉन्कर कर लिया, उस पर विक्टोरियस वो हो गया, जीत हासिल कर लिया उन लोगों ने और धीरे धीरे उनका क्षेत्रफल बढ़ गया तो वो क्या बन गया, महाजनपद बन गया। देखिए लिखा भी है, महाजनपद टोटल कितने थे, 16 महाजनपद कितने थे टोटल, टोटल 16 थे। ठीक है, Eventually, Magad emerged as the most powerful kingdom of this period, which established control over other Mahajanpads. तो क्या होता है, अब इसी दौरान जो मगध है वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल उभर करके आता है, वेरी स्ट्रॉन्ग उभर करके आता है वो, और उसने महाजनपद पर, मगध जो है वो महाजनपद पर कंट्रोल करना शुरू कर देता है। Such a vast kingdom was known as an empire. अब जिसका किंगडम इतना बड़ा रहेगा उसको हम लोग एम्पायर के नाम से जानते हैं, ठीक है, डायनेस्टी के नाम से। चलो, स्ट्रेचिंग फ्रॉम मगध इन द ईस्ट टू कंधर इन द नॉर्थ वेस्ट एंड टू मैसूर इन द साउथ, दिस एम्पायर केम टू बी नोन फॉर इट्स मिलिट्री स्ट्रेंथ which was acknowledged by all and nobody dared to challenge it. The Maurya dynasty ruled over this first empire of India. तो देखो कहाँ से कहाँ तक ये इसका किंगडम था, मगध ईस्ट में, मगध इन द ईस्ट टू कंधार इन द नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में कंधार था, मैसूर से, साउथ के मैसूर से लेकर के इस एम्पायर की जो मिलिट्री स्ट्रेंथ थी, मतलब इसमें जो सेना नायक थे, जो सोल्जर्स थे, है ना, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे, बहुत ही ज़्यादा वो ब्रेव हुआ करते थे, वेलियंट हुआ करते थे, और इस वजह से इस किंगडम के ऊपर, इस एम्पायर के ऊपर किसी को भी कोई भी जल्दी से जीत हासिल नहीं कर सकता था और इसीलिए इस एम्पायर ने रूल किया ओवर इंडिया। द मौर्य डायनेस्टी रूल्ड ओवर दिस फर्स्ट एम्पायर ऑफ इंडिया। और भारत पर जो पहली डायनेस्टी रूल करने वाली हुई वो मौर्य डायनेस्टी के नाम से, जिसको हम लोग जानते हैं। चलो क्या लिखा है, अलेक्जेंडर्स इन्वेजन। तो ये क्या होता है, अलेक्जेंडर कौन है और ये कैसे भारत पे इन्होंने आक्रमण बोला, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। क्या लिखा है इसमें, Alexander's invasion in 326 BCE. One of the greatest conquerors of the world was Alexander the Great. तो अलेक्जेंडर को के नाम के आगे द ग्रेट लग रहा है, मतलब वो क्या होगा, वो एक ऐसा शख्स होगा जो बहुत ही ज़्यादा ब्रेव होगा, पावरफुल होगा, उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा वो स्किल्ड होगा, बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ होंगी उसके अंदर। तो ग्रेटेस्ट कॉन्करर्स ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति कौन था, अलेक्जेंडर द ग्रेट। ही बिलोंग टू मैसिडोनिया। कहाँ का रहने वाला था ये, मैसिडोनिया ग्रीस में। ये कहाँ से बिलोंग करते थे, फ्रॉम, ही वाज फ्रॉम ग्रीस।
ग्रीस में मैसेडोनिया, वहाँ के ये बिलोंगिंग थे। ही इन्वेडेड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया कॉन्करिंग ऑल द किंगडम्स इन हिज वे। इन्होंने जो नॉर्थ वेस्ट में, भारत के नॉर्थ वेस्ट इलाके में जितने भी किंगडम्स वहाँ पे उस दौरान थे, उस पर इन्होंने आक्रमण किया और उन सब पर इन्होंने जीत हासिल की। दिस वॉज द पीरियड व्हेन द नंदास वर रूलिंग ओवर मगध। अब ये वही समय था जब मगध पर नंदा डायनेस्टी के रूलर्स रूल कर रहे थे, जिनको हम लोग नंदास के नाम से जानते हैं। Alexander fought various battles during his 2 years campaign in India. अलेक्जेंडर ने बहुत अलग अलग तरीके के बैटल्स को जीता, अलग अलग युद्ध के तरीके को जीता। 2 साल में इन्होंने भारत पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया। His battle with Porus और पुरु is the most famous. अंडरलाइन कर लीजिए, इन्होंने जो युद्ध किया था पोरस या फिर पुरु के नाम से जिसको हम लोग जानते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा प्रख्यात है, मोस्ट फेमस है। His kingdom lay between the rivers Jhelum and Chenab. Though he conquered Puru's kingdom, he is said to have returned it back to him. ये हम लोग जानते हैं कि इन्होंने पुरु पर विजय प्राप्त किया था, लेकिन ये भी कहा जाता है कि इन्होंने उसकी किंगडम को उसको वापस दे दिया था। He then reached the river Beas, which could not advance further because his tired soldiers refused to go. फिर वो ब्यास नदी पर जाता है ना, बीस नदी पर जाता है, जिसके बाद वो आगे नहीं बढ़ पाता है क्योंकि उसके सोल्जर्स क्या कहते हैं कि अब हम लोग थक गए हैं, इसके आगे हम लोग और नहीं जा सकते हैं। Having heard about the great army of the Nandas of Magad and fearing the elephants of the mighty Magadhan army, Alexander decided to return. अब अलेक्जेंडर को पता था, सारे विश्व को उस टाइम पे ये बात पता थी कि जो नंदास है वो रूल कर रहे थे मॉडर्न एम्पायर पे, मगध पे, है ना, और उनके पास जो आर्मी थी वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल आर्मी थी। उसमें हाथी, घोड़ा, है ना, और ये सब चीज़ें जो थी, सोल्जर्स वगैरह बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे और वो विजेता ही थे। तो इसलिए अलेक्जेंडर ने ये निर्णय कर लिया कि अब हम इसके आगे नहीं जाएंगे और हम यहीं से वापस चले जाएंगे। Before leaving India, he appointed Greek governors in the conquered territories to look after them. तो भारत छोड़ने से पहले उसने क्या किया, ग्रीक के कुछ गवर्नर्स को अपॉइंट किया और जो भी टेरिटरीज पे इसने विजय हासिल किया था, अलेक्जेंडर ने जो भी टेरिटरीज पे विन किया था, उसको ग्रीक गवर्नर्स को दे दिया कि आप उसको अपॉइंट कर दिया कि आप इसको संभालो और यहाँ पे राजपाट चलाओ। चलो अब क्या पढ़ेंगे, तब मॉडर्न एम्पायर। अब कैसे मॉडर्न एम्पायर आता है, कैसे उसमें जो रूलर्स होते हैं वो रूल करते हैं, इनके बारे में जानेंगे। देखो, when Alexander attacked India, the Nandas were ruling. तो ये बात आपको पता चल गई कि जब अलेक्जेंडर ने इन्वेड किया था भारत को, जब अटैक किया था, तो मगध पे कौन रूल कर रहा था, नंदास। However, their rule had become unpopular. लेकिन उनके रूल को अनपॉपुलर लोग जानते थे, फेमस नहीं था। क्यों? Although they had collected great wealth through taxes and maintained a large army, they paid little attention to the welfare of the people. ऐसा क्यों होता था? ऐसा इसलिए होता था क्योंकि जो नंदा रूलर्स थे उन्होंने बहुत ज़्यादा टैक्स लिया था लोगों से और उन्होंने वेल्थ कलेक्शन उनका हो गया था, पैसे बहुत इकट्ठे कर लिए थे, उनके पास ग्रेटेस्ट आर्मी भी थी, बट वो वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोगों के भलाई के बारे में और समाज सेवा के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा करते थे। टेकिंग एडवांटेज ऑफ देयर वीकनेस, अ यंग मैन नेम्ड चंद्रगुप्त सक्सीडेड इन ओवरथ्रोइंग देम एंड फाउंडिंग अ न्यू डायनेस्टी कॉल्ड द मॉडर्न डायनेस्टी। तो इनकी जो ये कमज़ोरी थी, लोगों का ये वेलफेयर नहीं करते थे, इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए एक नए व्यक्ति जिनका नाम है चंद्रगुप्त, उन्होंने इनको हरा दिया नंदा रूलर्स को और अपनी डायनेस्टी को इस्टेब्लिश कर लिया, जिसको हम लोग मॉडर्न डायनेस्टी के नाम से जानते हैं। In his attempt, he was assisted by a shrewd and intelligent Brahmin named चाणक्य और कौटिल्य। अब shrewd मतलब क्या होता है, वेरी क्लेवर। चलो लिख लो, यहाँ पे क्या है ना, shrewd मतलब क्या होता है, वेरी क्लेवर, बहुत ही ज्यादा चालाक। क्या कहा जा रहा है? In his attempt, he was assisted by a shrewd and intelligent Brahmin named चाणक्य और कौटिल्य। तो चंद्रगुप्त ने जब मॉडर्न डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया भारत में, मगध पे, तो क्या हुआ, उनको असिस्ट कौन किया, उनके सहायता के रूप में कौन आया, कौटिल्य, या फिर जिनको हम चाणक्य के नाम से
जानते हैं। ये एक ब्राह्मण थे और बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट ब्राह्मण थे, है ना, वेरी क्लेवर, बहुत ही ज़्यादा चालाक व्यक्ति थे। चलो विस्टा मैन में क्या लिखा है, चाणक्य वॉज द एडवाइजर एंड प्राइम मिनिस्टर टू द फर्स्ट मौर्यन एम्पायर चंद्रगुप्त। तो फर्स्ट मौर्यन एम्पायर कौन हो जाएगा, चंद्रगुप्त ही होंगे, क्योंकि उसी ने इस्टेब्लिश किया, उन्होंने इस्टेब्लिश किया भारत में मॉडर्न डायनेस्टी को। तो चाणक्य क्या थे, उनके एडवाइजर थे, उनको एडवाइस करते थे, उनको सलाह दिया करते थे, और उनके प्राइम मिनिस्टर भी थे, प्रधानमंत्री भी थे। ही वॉज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ चंद्रगुप्त राइज टू पावर। उनके ही द्वारा, चाणक्य के ही द्वारा क्या हुआ था, मॉडर्न डायनेस्टी ने बहुत प्रगति की थी और उसके बाद वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल बन गई थी और भारत पे उसने अपना विजय पथ लहराया। चाणक्य वॉज अ प्रोफेसर एट तक्षशिला यूनिवर्सिटी। चाणक्य क्या थे, एक प्रोफेसर थे, ज्ञान बांटा करते थे, है ना, एट तक्षशिला यूनिवर्सिटी पे। सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ द मॉडर्न एम्पायर। और मॉडर्न एम्पायर को क्रिएट करने के लिए यही इन्हीं को श्रेय दिया जाता है। द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जो कि भारत पर बना मॉडर्न एम्पायर। ही इज ऑल्सो नेम्ड बाय द टू अदर नेम्स, कौटिल्य एंड विष्णुगुप्त। तो इनके दो और नाम हैं, कौन कौन से, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। इसको अंडरलाइन कर लीजिए। चाणक्य हैज बीन कंसिडर्ड। अब अगर सवाल में, अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा, कोई भी क्वेश्चन होगा और जिसका आंसर चाणक्य होगा और ऑप्शंस में अगर आपको चाणक्य नहीं मिल रहा है, कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त मिल रहा है, तो आप उसको भी टिक करोगे, क्योंकि उनका नेम तो चाणक्य भी है, कौटिल्य भी है और विष्णुगुप्त भी है। चाणक्य हैज बीन कंसिडर्ड द पायनियर ऑफ द डिसिप्लिन ऑफ इकोनॉमिक्स, हैविंग रिटन अबाउट द सब्जेक्ट इन हिज बुक अर्थशास्त्र। तो देखिए, इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम अर्थशास्त्र है, और जो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री है, जो पैसे से रिलेटेड जो कंडीशन होती है किसी भी कंट्री की, उस पर इन्होंने किताब लिखी जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर बनी। उसमें बहुत ज़्यादा नॉलेज है, जिसको पढ़ करके आप इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में बहुत अच्छा चीज़ें जान सकते हो। ही ऑल्सो रोड नीति शास्त्र विच इज़ ऑल्सो नोन एज चाणक्य नीति। इन्होंने नीति शास्त्र भी लिखी, ठीक है, जो कि आपको अलग अलग चीज़ों के बारे में बताता है कि किस दौरान आपको किस तरीके का आपको स्टेप लेना चाहिए। अगर आप किसी परेशानी में फंसे हैं तो आपको क्या काम करना चाहिए। उसमें बहुत तरीके की ऐसी नॉलेज है जो आपके डे बाय डे लाइफ में काम आ सकती है, जिसको हम लोग चाणक्य नीति के नाम से जानते हैं। तो इन्होंने दो किताब इनकी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जिसको पहला किताब अर्थशास्त्र और दूसरा नीति शास्त्र। ये दोनों ही किताबें चाणक्य द्वारा लिखी गई हैं। चलो अब आ जाओ चंद्रगुप्त मौर्य पे। Chandragupta built the modern empire which included Bihar, parts of Odisha, Bengal and central India after overthrowing the Nandas। तो मॉडर्न डायनेस्टी को फाउंड करने वाले, इस्टेब्लिश करने वाले सबसे पहले शख्स कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। तो इन्होंने कहाँ कहाँ पे राज किया, बिहार में, कुछ पार्ट्स उड़ीसा के, बंगाल और सेंट्रल इंडिया में नंदा डायनेस्टी को हटाने के बाद। देन ही टर्न्ड हिज अटेंशन टुवर्ड्स पंजाब, ठीक है, वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। इन द नॉर्थ वेस्ट, अब नॉर्थ वेस्ट में दौरान क्या हुआ, सेल्यूकस निकेटर, a governor appointed by Alexander, proved to be his enemy। तो नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में सेल्यूकस निकेटर एक ऐसे शख्स थे जो कि अलेक्जेंडर द्वारा अपॉइंट किए गए थे उस टेरिटरी पर रूल करने के लिए। जब अलेक्जेंडर भारत से वापस जा रहा था तो उन्होंने क्या किया था, अलेक्जेंडर ने अपने ग्रीक गवर्नर्स को अपॉइंट किया था। तो उसमें से एक सेल्यूकस निकेटर थे, वो नॉर्थ वेस्ट ऑफ पार्ट ऑफ द इंडिया पे रूल कर रहे थे। तो वो जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के बिगेस्ट एनिमी साबित हुए। क्या हुआ, बट चंद्रगुप्त डिफीटेड सेल्यूकस एंड फोर्स्ड हिम टू सरेंडर। लेकिन चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को भी हरा दिया और उनको फोर्स कर दिया कि आप सरेंडर कर जाओ। देन ही एक्सपैंडेड हिज एम्पायर वेस्ट ऑफ द रिवर इंडस, और इस तरीके से उन्होंने अपना राजपाट बढ़ा लिया। कहाँ तक वो चले गए, रिवर इंडस के वेस्ट ऑफ रिवर इंडस तक, ईस्टर्न अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक। However, towards the end of his life, चंद्रगुप्त became a Jain monk। लेकिन बाद में क्या हुआ, चंद्रगुप्त का जैनिज्म जो रिलीजन है उसके तरफ इनका ध्यान आकर्षित हो गया और ये एक जैनिज्म मानने वाले व्यक्ति हो गए, जैन साधु ये बन गए।
एंड रिटायर टू सदर्न इंडिया, और ये सदर्न इंडिया चले गए बिफोर हैंडिंग ओवर द रेन्स ऑफ हिज एम्पायर टू हिज सन बिंदुसार। और इन्होंने सारा अपने राजपाट जो था वो किसको सौंप दिया, किसके हाथों में दे दिया, अपने बेटे के हाथों में सौंप दिया, जिनका नेम क्या था, बिंदुसार। चलो तो बिंदुसार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे। फिर अशोक के बारे में पढ़ेंगे। अशोक के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी, और उस दौरान किस तरीके से आर्मी मेंटेन होती थी, किस तरीके से पैसे कलेक्ट किया जाते थे, एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।